Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Benchmark equity indices end on a positive note. Sensex increases over 350 points. Nifty settles at 25,114. India's retail inflation inches up to 2.07% in August this year, and crude oil prices increase over nearly 2%. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांक बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक उछला। निफ्टी 25,114 के स्तर पर दर्ज। अगस्त के दौरान खुदरा महंगाई दर मामूली बढ़त से 2.07% दर्ज और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 2% की तेजी। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले शेयर बाजार से अच्छी खबरों के साथ करते हैं। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% की मजबूती से 356 अंक उछलकर 81,905 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% की बढ़त से 109 अंक बढ़कर 25,114 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. Both the stock market indices had opened with mild gains and extended their positive momentum in the afternoon session, holding around 0.5% gain. Sensex climbed 356 points to close at 81,905, rising for the fifth straight session. Similarly, Nifty added 109 points to settle at 25,114, extending its upward trend for the eighth straight session. सेंसेक्स पैक में 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त रही। बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.7%, बजाज फाइनेंस 3.4% और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज 2.4% की बढ़त से बंद हुए। गिरावट वाले शेयरों में इटरनल 2%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.4% और ट्रेंट 0.8% के नुकसान से बंद हुए। In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 21 sectors logged gains. Capital goods surged more than 1.7%, industrials rose around 1.3%, and telecommunications added almost 0.9%. Among the top laggards, FMCG dipped 0.7%, consumer durables lost over 0.1%, and consumer discretionary as well as oil and gas both ended nearly flat. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,082 companies declined and shares of 2,061 companies advanced, while shares of 146 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 16 पैसे की मजबूती से 88 रुपये 28 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 97.6 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, लगातार 8वें कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में शेयर बाजार में अगर दोनों सेंसेक्स निफ्टी दोनों की बात करें तो दोनों में तेजी दर्ज हुई है। क्या वो एक जो सेंसेक्स रेंज बाउंड हो गया था पिछले काफी दिनों से, ऐसा लग रहा था कि अगर कहीं बाजार कुछ अंक उछलता भी था, बढ़ता भी था, तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती थी। क्या निवेशकों का भरोसा अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है कि इस स्तर पे भी जो प्राइसिंग है शेयरों की, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और बहुत ज्यादा आगे जाने की संभावनाएं हैं? अमित, आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले कुछ सप्ताहों या महीनों की बात करें तो बाजार में एक सुस्ती सी का माहौल था। बहुत ज़्यादा जो हम पहले देखते थे कि आशावादी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक आंकलन रहता था स्टॉक मार्केट का, ऐसा उसमें कमी आई थी निवेशकों की आशाओं में। और
जो हमने इकोनॉमिक न्यूज़ भी देखी भारत को लेकर, चाहे टैरिफ की बात करें, चाहे यूएस से रिलेशंस की बात करें, उससे पहले ऐसा रहा कि जो भारत पाकिस्तान में टेंशन रही, हमने ये देखा कि उससे जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट था उसके ऊपर फर्क पड़ा। अब हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जो एक ये जो नेगेटिव एक सेंटिमेंट था वो उसमें कमी आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स का, और जो खास तौर से जो अब हम देख रहे हैं जो इकोनॉमिक न्यूज़ आ रही है, चाहे इन्फ्लेशन को लेकर हम न्यूज़ चलें या हम थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स को लेकर उम्मीदें बंधी हैं दोबारा से कि और इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकते हैं, यदि मैं इन सब चीज़ों को साथ मिलाऊं तो ऐसा लगता है कि अब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट वो थोड़ी बेहतर हुई हैं। तो वही दिख रहा है हमें, मार्केट में लगातार अब तेज़ी आ रही है। पुनीत, पिछले कुछ कारोबारी सत्र में ऐसा देखा जा रहा था, विदेशी संस्थागत निवेशक जो थे वो कुल मिलाकर वो सिर्फ बिकवाली कर रहे थे, जबकि घरेलू स्तर पर ही खरीदारी से उसको समर्थन मिल रहा था बाजार के दोनों सूचकांकों को। क्या अब स्थिति में परिवर्तन आया है या विदेशी निवेशकों के मुकाबले घरेलू निवेशकों ने अपना दायरा बढ़ाया है, या उनकी उम्मीदें और ज्यादा परवान चढ़ाई है, या एक नई पोजीशंस भी वो बनाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, यदि हम पिछले 2-3 महीने की म्यूचुअल फंड इनफ्लोज को देखें, और क्योंकि वो एक इंडिकेटिव रहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या भावना है, क्या प्रभावना है, तो हमने देखा है कि जो जुलाई का महीना था उसमें रिकॉर्ड इनफ्लोज हुए थे म्यूचुअल फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा। हालांकि अगस्त में थोड़ी कमी आई है, पर और सामने उसके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें काफ़ी सेलिंग वो करते रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेकेंडरी मार्केट में यानी शेयर बाजार के थ्रू शेयर्स बेचे हैं, साथ में वो जो प्राइमरी मार्केट है, आईपीओज हैं या वो ब्लॉक डील्स हैं या वो सीधा कंपनियों में पहले ही निवेश कर रहे हैं, वो उनका जो दायरा है वो बढ़ा है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि एफआईआईज सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन वो भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका निवेश, उनका भरोसा कायम कायम है और काफ़ी बड़े पैमाने पर वो निवेश कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास वो सुविधा नहीं है कि जहाँ पर वो प्री आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, वो लोग मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर आप अगर अनुमान लगाएं तो जो इन्वेस्टमेंट्स का लेवल है वो इकोनॉमी में बढ़ा है। मध्यम से अगर छोटे दौर से मध्यम दौर तक की अगर बात करें तो क्या हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि बाजार में भरोसा जो है निरंतर बढ़ रहा है, और हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी की दरों में लेके बदलाव किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम हो रहा है संभावनाएं जगाने के लिए शेयर बाजार के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, सरकार ने जो कदम उठाया जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर, वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ कंज्यूमर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करते हैं उनको इससे प्रोत्साहन मिलता है, साथ में जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि देखिए सरकार इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए या कंज्यूमिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कदम उठा रही है। तो मुझे लगता है वो एक गेम चेंजर था। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर अगर हम देखें तो डेफिनेटली उससे एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट में उसमें बदलाव आया, और इसी प्रकार से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम धारणा देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं, पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट्स को लेकर हम चलें, या इवन जो चैलेंज्ड सेक्टर्स हैं जहां पर एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड हैं अभी, वहां भी हम देख रहे हैं सरकार की लगातार वहां पर सपोर्ट है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों का मिला जुला असर हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हालांकि काफ़ी चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल मार्केट को देखें तब भी वहां पर हमारा जो भरोसा है या सपोर्ट है वो बनी हुई है। We're heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. Welcome back to Market Mantra. We're joined by our expert Puneet Jain. Puneet, once again, good to have you on the program. Thank you, Arjun. Puneet, let's look at the technical aspects of the Sensex today. It went to a high of 81,992 before it closed at 81,900 odd. But it also went to a low of 81,641. We saw some short covering. We saw some buying interest, especially by DIIs who have been, holding the market. They have been buying into capital goods, industrials and telecom. What were the reasons behind that purchase? So, Arjun, what we saw in the past few days was that FIIs, when they were selling in the secondary market, most of the sales came in economy-oriented sectors. So, we had financials seeing a lot of selling. We had IT sector stocks. They took quite a beating in past few weeks.
also the industrials and other sectors of the economy, which are dependent somewhat on the export-oriented industries, they all took a hit. They were selling by the foreign investors as well as by retail investors. So I think what we saw was a reversal of that sentiment today. We have seen some positive news flows as far as trade talks between India and US are concerned. There is more greater optimism now that there will be some kind of a deal in the next couple of months. So I think the sentiment, the negative sentiment which was persisting because of these geopolitical situation, I think that those concerns were lifted today to some extent, and there was some buying and some short covering. You said that there has been a short position built in the market in the past many weeks, and that has been covered in the last few days, so that is giving some momentum. Interestingly, the FIIs were net buyers, but only to the tune of 150 crore rupees. Do you see their stance reversing from being net sellers to net buyers from next week onwards? Because the market looks pretty range bound. Is the futures and options market telling you something about how the cash market is going to behave next week? So first of all, FIIs, who have been very big sellers in the market almost every day, they were selling about 3,000 to 4,000 crore worth of stocks almost every day. I think the fact that they turned, even if they turned neutral stance, if they're not big buyers but they didn't sell net, I think that was a great achievement. That partly maybe because in China, in last few months we have seen a lot of selling by FIIs because they were shifting that money to China. China was a very cheap market, but they have seen a surge of about 30% in last 3 months. And therefore, I think now the Chinese market is becoming somewhat fully priced, and therefore some money may be shifting back from China towards India. That could have been one of the reasons. But largely, I think India's economic growth story remains very good, very attractive. FIIs do want to be in India, and I think they would like to stay invested in sectors like industrials, which are oriented towards economic growth. कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। अगस्त माह के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति की दर लगभग 0.5% बढ़कर 2.04% दर्ज हुई। जुलाई के दौरान मुद्रास्फीति की दर 1.61% थी। बढ़त के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4% से नीचे ही रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 1.7 और शहरी क्षेत्रों में 2.5% दर्ज हुई। वार्षिक आधार पर खाद्य महंगाई दर लगातार तीसरे माह नकारात्मक दर्ज हुई है। अगस्त के दौरान खाद्य महंगाई दर नकारात्मक 0.7% दर्ज हुई। आंकड़ों के अनुसार अगस्त में खाद्य तेल, फलों और निजी उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई दर में मामूली बढ़त दर्ज हुई है। कार्यक्रम के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे खुदरा महंगाई दर के बारे में। पुनीत, हालांकि मामूली बढ़त दर्ज हुई है, लेकिन अगर लगभग 1.7% थी तो 2.1% के आसपास दर्ज हुई है। कुल मिला के अगर इसमें देखा जाए, शायद ये मौसमी असर है, क्योंकि जो कारण रहे हैं, खाद्य तेल हैं, फल हैं और निजी उपभोग की वस्तुओं में तेजी से थोड़ी सी महंगाई दर में बढ़त दर्ज हुई है। हालांकि रिजर्व बैंक के जो लक्ष्य है उससे फिलहाल बहुत नीचे है। इसको किस तरह से क्या आंकते हैं? ये महंगाई दर क्या आम उपभोक्ताओं को तो राहत देगी, साथ ही अगर हम निजी क्षेत्र की हम बात करें या औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, क्या इससे वहां पे ब्याज दरों में कुछ राहत मिलने की एक और संभावनाएं जागृत होंगी? तो सबसे पहले मैं इसी बात का आपको जवाब देना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स में कट कर सकता है। अब हेडरूम आरबीआई के लिए काफ़ी स्ट्रांग है कि वो इंटरेस्ट रेट को कट कर सकते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ने अपना जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है वो 4% ±2%, यानी 2% से 6% तक का कंफर्ट जोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे लिए इन्फ्लेशन है। यानी 2% से नीचे जब इन्फ्लेशन जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंफर्टेबल नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर 1% या 0% हो जाता है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सामान बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनके लिए परेशानी का कारण होता है। तो इन्फ्लेशन एक मॉडरेट लेवल पर, यानी 4% टारगेट है और ±2% पे आरबीआई खुश है। तो मैं ये कहूंगा कि जो हल्की सी आपने तेजी देखी इन्फ्लेशन में, वो एक अच्छी संकेत है इकोनॉमी के लिए।
2% से 4%, 5% तक मुझे लगता है कि बहुत ही रीजनेबल और अच्छी इन्फ्लेशन रेट है। इससे शायद कम नहीं होना अर्थव्यवस्था की चाहिए। सेहत के लिए भी ये बहुत बेहतर जरूरी है, क्योंकि वरना कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको वाजिब दाम नहीं मिलते। वेजिटेबल्स में अगर दाम गिरेंगे तो जो फार्मर है उसके लिए परेशानी का कारण हो जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है और आरबीआई को डेफिनेटली वहां पर हेडरूम मिलता है इंटरेस्ट रेट कट करने का। Puneet, the Monetary Policy Committee meeting is on September 18, which is 6 days from now, and the July rate has been revised to 1.61%, and for August it's 2.07%, which is current right now. Repo rate is 5.5%. What is a rate cut that we can expect? So Arjun, I think RBI will take it easy in a sense that they will probably go for 25%, 25 basis point rate cut at present. But if you really ask me, I think if we continue to be in this zone of inflation, which is 2 to 4%, then we could expect another 50 to 100 basis point cuts over the next 1 year. Let's now move on to some more news. SEBI has recommended the amendment in the security contract regulations rules related to minimum public offer to enhance the ease of doing business. SEBI chairman Tuhin Kant Pandey today said that companies whose post-issue market cap will be more than 50,000 crore rupees, but less than 1 lakh crore rupees can go for a minimum public offer of 1,000 crore rupees or at least 8% of the post-issue market cap. Currently, these companies have to bring minimum public offer of 10%. Minimum public shareholding target of 25% can be achieved in 5 years as compared to the current limit of 3 years from the date of listing. He said that SEBI's board has recommended these amendments to the Ministry of Finance and further decision will be taken by them. Similar types of amendments are also submitted for the companies having large market capital. We're heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत, सेबी के ये जो नए नियम हैं मोटे तौर पे एक आम श्रोता के लिए क्या मायने हैं? अगर मझोली कंपनी है, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी है, इस फैसले से क्या असर पड़ने की उम्मीद है? अमित, देखिए, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं और भारत में काफी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप होनी चाहिए 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा, लेकिन वो इशू नहीं ला पाती क्योंकि मिनिमम 10% अगर आप इशू लाते हैं, यानी 10 लाख करोड़ की वर्थ की कंपनी अगर 10% इशू लाती है तो 1 लाख करोड़ का पब्लिक इशू लाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत बड़ी कंपनियां इशू नहीं ला पा रही थी। अब इस कदम से जो सेबी ने उठाया है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी 3% या 5% तक अपना पब्लिक इशू ला करके वो फ्लोट ला सकती सीधे बाजार से अपना पैसा उठा सकते हैं। Let's move on to some more news. The GST Council has simplified the indirect tax system into a two-tier structure of 5% and 18%. These reforms have reduced tax rates in many sectors, easing the life of citizens. Today, we take a look at the reforms for the tax-free goods. Under the next generation GST reforms, the government has taken a significant steps to ease the burden on the common man by exempting several essential goods from the GST, making them more affordable for households. To ease the burden and make premiums more affordable, GST on life and health insurance premiums is exempted under the new structure. This decision will encourage the wider adoption of health insurance, thereby reducing out-of-pocket medical expenses. People across the country are also welcoming this decision. Talking to the media, a common man, Nimish Jain, said that the government has given a great gift to the people ahead of the festive season. मोदी जी ने दीपावली के लिए बहुत ही बढ़िया उपहार दिया है। खास करके हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो कि 18% जीएसटी था वो पूरा नील कर दिया गया है। इससे भारत के हर नागरिक को बहुत ही फायदा होगा। The GST exemption in these sectors is expected to provide individuals with significant relief in purchasing daily essentials. New tax rates will come into effect from the 22nd of this month. Saqlain Akhtar, Akashvani News, Delhi. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal today interacted with the European Union Commissioner for Trade, Maros Sefcovic, and Economic Security Commissioner Christopher Hansen in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said that both the leaders remain committed to achieving a balanced and mutually beneficial free trade agreement. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.1% और जापान का निक्केई लगभग 1% की बढ़त लेकर रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। हालांकि सिंगापुर का स्टेट साइम सूचकांक में 0.3% और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में मामूली गिरावट भी नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मिला जुला दौर रहा। लंदन का शेयर सूचकांक जहां 0.4% की बढ़त में नजर आया, वहीं जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.4% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
Moving on to the US stock markets, US stocks edged higher on Thursday, ending at record closing highs for yet another session. The Dow Jones Industrial Average surged almost 1.4% to end at 46,108. The S&P 500 climbed over 0.8% to end at 6,587, and tech-heavy Nasdaq Composite Index settled above 0.7% to close at 22,043. Markets digested a mixed bag of economic data, including the uptick in inflation, alongside signs of cooling in the labor market. 2.9% is inflation from 2.7% earlier, 20 basis point hike, and 8,000 more jobless claims in the US market, yet the stock market is booming. Absolutely, it's strange. And the market is right now focused only on one possibility, which is cut in interest rates. That is what everybody seems to want in USA, irrespective of where the inflation is going. I think that's what the Fed is going to deliver. So markets are right now focused there. Next week we are going to get that verdict, and after that we'll know where the markets go. In more news, U.S. Ambassador designate in New Delhi, Sergio Gore, has said that India is one of the most important relationships America has in the world. While appearing before the Senate for his confirmation hearing, Gore described India a strategic partner whose trajectory will shape the region and beyond. Let's now have a look at the crude oil market. Crude oil prices rose today. Brent crude was trading nearly over 2% up at $67.67 per barrel, and WTI crude was also trading 1.8% up at $63.49 per barrel when reports last came in. It's a two-pronged question now, because the US wants to deal with India to sell its crude oil, and they want us to substitute the Russian import to the American import. And there is data coming out that the Russian output of crude has gone up by 50,000 barrels per day. What is this telling you about supply and demand in the market? So, Arjun, it appears that the supply of crude is very substantially higher than demand right now, and therefore countries which are powerful countries are competing against each other to capture the attention of buyers. And I think that's what India is facing right now, competition between US and USSR for the sale of the crude oil to India. There's also Iran supplying crude. Iran, of course, has been kind of in a different mix, but yes, that's a major source of supply. Let's now move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading almost 0.3% up at 1,09,700 rupees per 10 grams, and silver was trading up 0.8% at 1,27,840 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 0.3% की बढ़त से 1,09,260 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग 1% की बढ़त से 1,28,029 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, अगर घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजारों की बात करें तो कॉमेक्स पे $3,688 प्रति औंस सोना है, लगभग 0.5% की बढ़त के साथ, और चांदी $42.59 लगभग 1% की बढ़त से। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि $40 के ऊपर चांदी की कभी हमने सोचा भी होगा। चांदी और सोने में क्या सोना रेस में आगे निकल गया, इसलिए चांदी अब पीछे दौड़ रही है? देखिए, मजे की बात यह अमित कि सोने के लिए न्यू हाई है, इससे ऊपर स्तर सोने का हमने कभी नहीं देखा। लेकिन चांदी जो रिकॉर्ड हाई है वो $48 पर आउंस रहा है। 1980s की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब हंट ब्रदर्स का टाइम पर जब बूम हुआ था तो चांदी का जो ऊपर का स्तर बना था 1982 में वो $48 का था। तो ऐसी उम्मीद है कि वापस वो एक जो हाई लेवल है वो नया रिकॉर्ड बनाएगी चांदी। सोना ऑलरेडी बना रहा है। दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोने की खरीद कर रहे हैं, अभी भी इस रेट पर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोना और चांदी में अभी जो पकड़ है वो शायद बनी रहेगी। भारतीय उपभोक्ताओं में या आम भारतीयों के मन में सोने के प्रति, चांदी के मुकाबले सोने के प्रति एक स्वाभाविक ललक रही है हमेशा से, घरेलू स्तर पर ही सही या भारतीय स्त्रियों के मामले में तो सोना हमेशा से एक प्रमुख निवेश का माध्यम भी रहा है और गहनों का माध्यम भी रहा है। क्या सोने में इस स्तर के बावजूद भी अभी और चमक बाकी है? क्या ऐसा जो माना जाता है कि अर्जुन भी थोड़ी देर पहले मेरे से कह रहे थे कि सोना तो $1.25 लाख तक पहुंच जाएगा दिवाली के बाद, ये कितना सच बोल रहे हैं या इनकी स्पेकुलेशन कितनी सत्य है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि भारतीयों को आभारी रहना चाहिए अपनी स्त्रियों का कि उन्होंने इतनी बड़ी बचत का एक जरिया बना के रखा और ये सेविंग्स चल रही हैं भारत में, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अभी सोने की जो उम्मीद है, आपने कहा अर्जुन को उम्मीद है, शायद अभी सोने में और
चमक बाकी है। चलिए पुनीत, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तक इतने सरल शब्दों में चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Benchmark equity indices end on a positive note. Sensex increases over 350 points. Nifty settles at 25,114. India's retail inflation inches up to 2.07% in August this year, and crude oil prices increase over nearly 2%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.